हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक पर्चा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 और 30 ऑफ मई के करंट अफेयर्स, क्योंकि कल मंडे था और मंडे को वीकली सीए आया था। आज हम यहाँ पर 29 मई के भी करंट अफेयर्स देखेंगे और इम्पॉर्टेंट डेज पे भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जैसा कि आप लोग पसंद करते हैं यूपीएससी फॉर्मेट में। वैसे ही क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। जो भी सही आंसर होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस भी मिल जाएंगे, जिससे आसानी से आप पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना होगा तो परचम के टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज काफ़ी सारे पर्सन हैं जो कि न्यूज़ में हैं। पहले हम उन पर्सन्स को देखेंगे। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे थे जैसे कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट और 2-3 और व्यक्ति थे, वो सब मैंने हटा के ना कल के सेशन में डाल दिए, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो रहा था और बहुत सारे पर्सन्स हो रहे थे। फिर भी काफ़ी कुछ पर्सन्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जिनको आज हमें देखना है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ से। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो 28 ऑफ मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। ये न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी। अब क्यों बनाई गई नई संसद भवन, क्या प्रॉब्लम आ गई थी ओल्ड बिल्डिंग में, वो सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे छोटी बात यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, मतलब जो प्रेजेंट में पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसके लिए 1911 में उसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। 1911 में डिज़ाइन तैयार किया था और डिज़ाइनर कौन थे? एडवर्ड लुटियन एंड हार्वर्ड बेकर के द्वारा डिज़ाइन को तैयार किया गया था। फिर 1921 में 1921 में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और 6 साल लग जाते हैं, 6 ईयर्स लग जाते हैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में, और फाइनली 1927 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको 18 जनवरी 1927 को इनॉग्रेट किया जाता है, उसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको बनाने में लगभग 83 लाख रुपए का वहाँ पर आपको खर्चा देखने को मिलेगा। उस समय के अकॉर्डिंगली ये भी बहुत ज़्यादा ही है। तो ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में था। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, राइट। तो लोकसभा की जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो 550 लोगों की थी और राज्यसभा की सिटिंग कैपेसिटी जो थी वो 250 लोगों की थी। ये सारी जो हमारी आज के समय में हम लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट देखते हैं वो 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली है। अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो चुकी है और आने वाले समय में जो सेंसस आएगी, क्योंकि अभी जो हमारी सिटिंग है वो 1971 के अकॉर्डिंग है, जो कि 2026 तक रहने वाली है। अब 2021 में हमारा सेंसस होना था जो कि थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, तो 2023 तक या 24 तक तो इसकी रिपोर्ट आ ही जाएगी। उसके बाद वापस से डिलिमिटेशन किया जाएगा, नए सीट्स की संख्या जो है लोकसभा और राज्यसभा में इंक्रीज की जाएगी। तो आप देख रहे हैं लोकसभा की सिटिंग कैपेसिटी केवल 550 की है, जबकि राज्यसभा में सिटिंग कैपेसिटी 245 की है, 250 की है। ठीक है, अगर आप ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करते हैं तो जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं क्राउड हो जाता है और प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट हो नहीं पाता। इसलिए यहाँ पे इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया गया। और ऊपर से जो पुरानी बिल्डिंग है लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी है, तो इसमें भी रीडेवलपमेंट का काम तो करना ही था। इसलिए ओल्ड बिल्डिंग के ही पास में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाया गया है अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। किसके अंतर्गत? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्लियर है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पुरानी बिल्डिंग बनी है ना, उस समय दिल्ली का जो लोकेशन या दिल्ली जो आता था वो सिस्मिक जोन 2 में, तो सिस्मिक जोन 2 के हिसाब से पुरानी बिल्डिंग बनी है। और जो नई बिल्डिंग बनाई गई है वो सिस्मिक जोन 4 और सिस्मिक जोन 5 को वो हैंडल कर सकती है। मतलब अर्थक्वेक आने पर भी इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा पुरानी जो बिल्डिंग थी वो पुराना उसमें कामकाज के हिसाब से वो चलती थी। अब जो नई बिल्डिंग है उसमें डिजिटल चीज़ों को और नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया है और सारे के सारे जो ऑफिसेज हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनको एक ही बिल्डिंग में लाने की कोशिश की गई है। तो ये खास बात है नई बिल्डिंग की। अब नई बिल्डिंग को जो सजेशन दिया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिया था। किसने?
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2019 में सजेशन दिया था अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसको हम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं। और फिर दिसंबर 2020 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। तो हमारा जो नया बिल्डिंग इनॉग्रेट हुआ है उसका कंस्ट्रक्शन या उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वो दिसंबर 2020 में रखा गया था। ठीक है, अब इसके भी तो कोई ना कोई डिज़ाइनर होंगे ही, तो बिल्कुल यहाँ पर विमल पटेल का नाम आपको याद रखना है आने वाले एग्जाम के लिए। विमल पटेल जो कि डिज़ाइनर है हमारी नई बिल्डिंग के, और इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया था। टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है। अब खास बात क्या है, यहाँ पर भी लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। तो लोकसभा में जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 888 मेंबर्स की है। इसके अलावा राज्यसभा में सिटिंग कैपेसिटी है वो 384 मेंबर्स की है। तो जॉइंट सिटिंग के आसानी से की जा सकती है, और लोकसभा में जो सिटिंग कैपेसिटी है ना उसको बढ़ाकर 1247 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो इस तरीके से दिखाई देगा, ट्रायंगुलर शेप का है। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो आपकी सर्कुलर शेप की देखने को मिलेगी। यहाँ पे लोकसभा सिटिंग अरेंजमेंट 888 है, वहीं राज्यसभा सिटिंग अरेंजमेंट 384 मेंबर्स का है। लोकसभा की जो बिल्डिंग बनाई गई है उसकी जो थीम है वो पिकॉक है। किस थीम पे बनाया गया है? पिकॉक थीम पे बनाया गया है। वही राज्यसभा की बिल्डिंग का बनाई गई है लोटस थीम पे, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे तीन मेन गेट्स हैं, 3 मेन गेट है जिनका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्म द्वार। क्लियर? ये लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर को कवर करती है और 970 करोड़ रुपीस के लागत के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। डन। इसके अलावा जो लोकसभा का चैम्बर है उसमें स्पीकर चेयर के पीछे आपको क्या सेंगोल भी देखने को, राइट साइड पे सेंगोल भी दिखाई देखने को मिलेगा। सेंगोल के बारे में मैंने पहले भी बताया है, चोला किंगडम से ये लिया गया है। डन। इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी सारी ये पूरी कहानी यहाँ पे बताई गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे हम IIFA 2023 अवार्ड्स के बारे में। रिसेंटली इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमिक अवार्ड आबू धाबी में दिए गए हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ऋतिक रोशन को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। ऋतिक रोशन ने जो विक्रम वेदा में परफॉर्मेंस दिया था उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है R माधवन को नंबी इफेक्ट के लिए। सपोर्टिंग रोल देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर फीमेल में मौनी रॉय और बेस्ट एक्टर मेल में अनिल कपूर। तो ये कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम एक बुक के बारे में। डॉक्टर विजय डर्डा की एक नई बुक लॉन्च हो रही है जिसका नाम है रिंग साइड, और इस बुक को रिलीज कर रहे हैं शशि थरूर। ये पिक्चर दिखाई दे रही है शशि थरूर की पिक्चर है और ये डॉक्टर विजय है, और डॉक्टर विजय की बुक है जिसका नाम है रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड। इस बुक को ऋषि थरूर लॉन्च करने वाले हैं 30 मई को, 30 मई को लॉन्च करेंगे। कौन है डॉक्टर विजय? तो ये चेयरमैन और एडिटोरियल बोर्ड ऑफ लोकमत मीडिया ग्रुप के हैं। फॉर्मर MP भी हैं डॉक्टर विजय, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, जिसमें उन्होंने 2011 से 2016 तक जो भी इन्होंने न्यूज़पेपर में लोकमत मीडिया ग्रुप में आर्टिकल्स वगैरह दिए हैं उनका ये कंपाइलेशन है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। GH नायक एक राइटर और एक लिटरेसी क्रिटिक रहे हैं और इनका निधन हो गया है मैसूर में हार्ट अटैक के कारण। इनको अपनी रचनाओं के कारण, अपनी बुक्स के कारण कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि पंपा अवार्ड मिला है, केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनका जो वर्क था 2014 में, इनका वर्क उत्तरार्ध के लिए। फिर कर्नाटका साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है इनको निरपेक्ष के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम मुकेश अंबानी। अब देखिएगा COP28 की मीटिंग, COP28 की मीटिंग कौन होस्ट करेगा? तो ये मीटिंग होगी UAE में, राइट। अब यहाँ पे COP28 की मीटिंग के लिए जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है उसे ज्वाइन किया है मुकेश अंबानी, और केवल एकमात्र ऐसे इंडियन है जिन्होंने COP28 की एडवाइजरी कमेटी को ज्वाइन किया है। तो रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ऑन एडवाइजरी कमेटी ऑफ COP28। Reliance Industry Limited Chairman Mukesh Ambani has been named as a member of the International Advisory Committee that will provide guidelines and counsel to the presidency of 28th session of Conference of Party COP28 to the United Nations Framework Convention on the Climate Change UAE।
तो ये बात तो क्लियर हो गई कि 28 मतलब कॉप 28 जो है वो नवंबर दिसंबर में होनी है, यूएई में होनी है, दुबई एक्सपो सिटी में। और इसके लिए 31 इंटरनेशनल एक्सपर्ट की एक कमेटी, एक पैनल बनाया गया है, एडवाइजरी कमेटी है, जो डिफरेंट मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन करेगी और गाइडलाइंस बनाएगी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, आपका मिटिगेशन है, डैमेज फूड, इन सारे चीज़ों पे डिस्कशन होगा। और केवल एकमात्र इंडियन यहाँ पे शामिल हुए हैं जो कि मुकेश अंबानी है। ओके, अंबानी जी से याद आया यहाँ पे आईपीएल के बारे में, तो मैंने सोचा था आज के सेशन में आपको आईपीएल के बारे में बताएंगे, कौन जीता, कौन सी टीम जीती है ना। लेकिन अब कल तो बारिश हो गई थी और मैच हो नहीं पाया, और आज जब मैच शुरू हुआ है तब तक हमारा करंट अफेयर्स अपलोड हो जाता है, तो हम वो सारी बातें कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनका नाम आपको किसी सेट में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, और ये है एच.एस. प्रणॉय। ठीक है, जो कि एक बहुत ही शानदार बैडमिंटन प्लेयर है हमारी कंट्री के, और इन्होंने रिसेंटली मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया है, और ये तीसरे इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। साथ ही साथ फर्स्ट मैन है जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इंडिया की स्टार शटलर एच.एस. प्रणॉय वॉन द गोल्ड मेडल इन द मलेशियन मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी, और इन्होंने डिफीट किया है चाइना के वैंग होंगयांग को इन्होंने डिफीट किया है। एच.एस. प्रणॉय जो है वो थर्ड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने मलेशियन मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम की है। इसके पहले सानिया नेहवाल और पी.वी. सिंधु ने इस चैंपियनशिप को जीता था, तो मेंस कैटेगरी में ये पहले पर्सन हो जाते हैं। अभी तक इंडिया ने 4 यहाँ पे चैंपियनशिप जीती हैं। एक चैंपियनशिप जीत ली है एच.एस. प्रणॉय ने, एक चैंपियनशिप जीती है सानिया नेहवाल ने, और 2 चैंपियनशिप जीती हैं पी.वी. सिंधु ने। ठीक है, मेंस कैटेगरी में ये पहले हैं, और ओवरऑल कैटेगरी में तीसरे इंडियन है जिन्होंने मलेशियन मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, आइए इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। रामचरितमानस जो सॉन्ग है वो एंटर हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड एज अ लॉन्गेस्ट सॉन्ग एट 138 आवर्स। इस पूरे डिस्कशन को हम यहाँ पे करते हैं। श्री रामचरितमानस बिकम द लॉन्गेस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड। रामचरितमानस दुनिया का सबसे लंबा गीत बन गया है। यहाँ पे वाराणसी के डॉक्टर जगदीश पिल्लई के द्वारा इसे क्रिएट किया गया और रजिस्टर कराया गया गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में, और इन्होंने ये गाना गाया है, मतलब ये पूरा रिकॉर्डिंग किया है 138 आवर 41 मिनट्स एंड 2 सेकेंड का। दिस अचीवमेंट मेड श्री रामचरितमानस द लॉन्गेस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन्होंने 5 ईयर्स मतलब अलग अलग 100 ऑफिशियल रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग भी की है, मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था ना वो यूके के मार्क क्रिस्टोफर ली के नाम था। 2021 में इन्होंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया था 115 आवर्स का, लेकिन अब ये रिकॉर्ड श्री रामचरितमानस के पास चला गया है, जो कि रिकॉर्ड किया गया है 138 आवर एंड 41 मिनट में। और किसने किया है? डॉक्टर जगदीश पिल्लई। डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने पहली बार ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं किया है, ये इनका कह सकते हैं कि 5वीं बार इन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी न किसी तरीके से नाम रजिस्टर कराया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और पीएचडी है इनकी वैदिक साइंस में। रामचरितमानस जी जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है अवधी लैंग्वेज में। चलिए अगले यहाँ पे हम 3 और पर्सन्स के बारे में बात करेंगे। 3 इंडियन पीस कीपर ऑनर्ड विथ डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल। तो जो हमारी यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है ना, जो अलग अलग कंट्रीज़ में डिप्लॉय की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, अलग अलग कंट्री में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पीस मेंटेन करने का काम करती है, जैसे कि सीरिया में कोई पंगा हो गया या फिर सूडान में कोई झगड़ा हो गया, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जाती है, और यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं कुछ ना कुछ फोर्सेस यहाँ पे इंगेज करते हैं, मतलब भेजते हैं। तो हमारे इंडिया की तरफ से भी हमारे जो सोल्जर्स थे वो इस यूएन पीस कीपिंग फोर्स में शामिल थे। तो यहाँ पे यूएन के द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, हाईएस्ट मेडल है, वो है डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल। तो 3 भारतीयों को ये मेडल दिया गया है, लेकिन ये तीनों भारतीय जो है वो शहीद हो चुके हैं, तो आफ्टर डेथ उनको ये मेडल दिया जा रहा है। और इसे रिसीव किसने किया? तो रिसीव किया है रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज कौन है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, यूएन एम्बेसडर है, उन्होंने इस अवार्ड को लिया है। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह एंड सनवाला राम विश्नोई, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में डिप्लॉय किए गए थे अंडर द यूएन पीस कीपिंग फोर्स, और वहाँ पे वो शहीद हो गए, तो इन दोनों लोगों को ये मेडल दिया है। इसके अलावा साबिर ताहिर अली, जो कि
यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन फॉर इराक में थे और उन्हें ये सम्मान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ भारत पहला ऐसा कंट्री है जिसने ऑल वीमेन कंटिजेंट भेजा है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन लाइबेरिया 2007 में। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम 29 मई को, अभी हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। आइए इस डे के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल पूरे वर्ल्ड में 29 मई को। ठीक है, इसकी थीम रखी गई है पीस बिगिन विथ मी। पीस बिगिन विथ मी इस दिन की थीम रखी गई है और पहली बार इस दिन को 1948 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है अपॉइंटमेंट ऑफ सीजे ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अब जो हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए सीजे होंगे वो होंगे जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव। तो जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, और ये रिप्लेस करेंगे सीजे अमजद सैयद, क्योंकि अमजद सैयद जी का रिटायरमेंट जनवरी 2023 में हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और अधिसूचना या कुछ और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला जो है वो सीजे बनाए जाएंगे मद्रास हाई कोर्ट के। इसके अलावा जस्टिस रमेश धानुका, ये बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट है, ये केवल 4 दिन के लिए सीजे बन रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। ठीक है, ये देखो, ये है जस्टिस आर.डी. धानुका जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन रहे हैं, लेकिन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, ओनली फॉर 4 डेज। नेक्स्ट बात करेंगे हम बहुत ही शानदार चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन के बारे में। इन्होंने 2023 सुपर बेड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है, पोलैंड में। तो मैग्नस कार्लसन वॉन सुपर बेड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप पोलैंड 2023, जो कि पोलैंड में आयोजित की गई थी, और इसके लिए उनको कैश प्राइज दिया जाएगा $40,000 और इन्होंने डिफीट किया है किसे, जेन क्रिस्टोफ डूडा जो कि पोलिश से या पोलैंड से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे 2 और पर्सन्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करती हूँ। पहले पर्सन है रेड बुल के ड्राइवर एंड नेदरलैंड के रेसर मैक्स वर्स्टैपन, जिन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। इसके अलावा आपको पता है कि फाइनल में आईपीएल के फाइनल में पहुंची है 2 टीम, सीएसके एंड जीटी, मतलब चेन्नई सुपर किंग एंड गुजरात टाइटन। तो यहाँ पे इनका फाइनल होना है, और फाइनल के पहले ही यहाँ पर आप देखेंगे एक सीएसके के बैटर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, जिनका नाम है अंबाती रायडू। ठीक है, अंबाती रायडू ने अनाउंस किया है रिटायरमेंट आईपीएल से। ये दोनों पर्सन के नाम आपको याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कोई व्यक्ति का नाम और किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो ये कुछ पर्सन्स थे जिनके बारे में आपको बताना था। आइए अब कुछ स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। तो पहली स्कीम है रिवॉर्ड स्कीम, हालांकि बहुत पहले लॉन्च की जा चुकी है, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से वापस से इसे रिव्यू किया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ वापस से आ गई है। तो हम बात कर लेंगे कि रिवॉर्ड का फुल फॉर्म क्या है। रिवॉर्ड का मतलब है रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, रिवॉर्ड का फुल फॉर्म है। तो अभी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अजय तिर्के और वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है, यहाँ पे पूरा रिव्यू कर रहा है रिवॉर्ड प्रोग्राम को। रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से तैयार किया गया था, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 2021 से 2026 तक के लिए इसे तैयार किया गया है, जिसके लिए बजट रखा गया है $167.71 मिलियन फॉर द 4.5 ईयर्स। इसका मकसद क्या है? सारे जो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूट हैं, साथ में मिलकर वाटरशेड मैनेजमेंट पे काम करेंगे और फार्मर्स के लिए एक सपोर्ट और एक वैल्यू चेन इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करना है हमको, और बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेगुलेशन पे भी काम करना है। उसी मकसद से रिवॉर्ड प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अब ये वाटरशेड क्या होता है? तो वाटरशेड आर एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन वाटर इनटू कॉमन आउटलेट सच एज अ रिवर, लेक और ओशियन, जिससे आपका यहाँ पे वाटर सप्लाई भी मेंटेन होती है और सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे समर्थ के बारे में। तो समर्थ कैंपेन की शुरुआत की गई है यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा।
अभी समर्थ कैंपेन क्या है, तो बेसिकली समर्थ कैंपेन ग्राम पंचायत लेवल पे लॉन्च किया गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए। लखनऊ में एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। द कैंपेन एम टू एम्पावर वीमेन एंड प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन रूरल एरियाज। ये कैंपेन जो है 1 Feb 2023 से रन हो रहा है और 15 अगस्त 2023 तक ये पूरा कैंपेन रन होने वाला है और लखनऊ में इसके रूरल एरिया के लिए इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। नेक्स्ट बात करेंगे पटना। पटना बिकम्स द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू यूज CBDC इन द कंट्री। तो अब ये CBDC क्या है, तो रिसेंटली आपको मैंने बताया था कि RBI के द्वारा डिजिटल करेंसी या ई करेंसी लॉन्च की गई है, राइट। उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। CBDC का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिहार इंडिया का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है जिसने अडॉप्ट किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको आप ई-रूपी भी बोल सकते हैं, और इसे लॉन्च किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और जो कि पूरी तरीके से यूज़ किया जा रहा है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में। अभी इसको फिलहाल हेडक्वार्टर तक सीमित रखा गया है, आगे इसको रीजनल ऑफिस में भी एक्सटेंड किया जाएगा। इसके लिए एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की जाएगी जिससे लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन और ई-रूपी के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताया जा सके। अगर RBI के बारे में बात करें तो RBI बना है RBI एक्ट 1934 से अप्रैल 1, 1935 में। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। पहले इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था। 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में और 1949 में नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण किया गया था RBI का। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति। एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति ऑर्गेनाइज की जा रही है किसके द्वारा, सप्त शक्ति कमांड इंडियन आर्मी का, और ये कंडक्ट हो रही है वेस्टर्न बॉर्डर राजस्थान और पंजाब में। पंजाब में और राजस्थान में जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारी, वहाँ पर कंक्लूड की जा रही है, वहाँ पे कंडक्ट हो रही है इंडियन आर्मी की सप्त शक्ति कमांड के द्वारा सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज, जिससे नई टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना सीखें, ये इसका एजेंडा है। नेक्स्ट है इंडिया गेट अप्रूवल टू सेट अप सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो यहाँ पे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा फाइनली भारत को परमिशन दे दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैज़ अप्रूव्ड इंडिया सतलज जल विद्युत निगम। इंडिया का जो सतलज जल विद्युत निगम है उसको परमिशन दे दी गई है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के द्वारा कि वो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंट्री में डेवलप कर सकता है, जिसका नाम है अरुण 3, और जो कि 900 मेगावाट कैपेसिटी का होगा। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे होगा। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल जो किंगडम है वो शाह डायनेस्टी के अंदर था। एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ एशिया में। रामचंद्र पौडुल यहाँ पे प्रेसिडेंट है। वहीं अगर देखेंगे काठमांडू कैपिटल है और करेंसी रुपीज़, नेपाली रुपीज़ चलती है। लास्ट न्यूज़ है, ये है कंबोडिया के किंग जो कि 3 दिन के विजिट पे आए हुए हैं भारत। अब 3 दिन का इनका विजिट हो जाए फिर हम देखते हैं क्या क्या MOU साइन कर रहे हैं या फिर कुछ लॉन्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम 3 दिन के बाद ही देख पाएंगे। फिलहाल आप न्यूज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे कंबोडियन किंग लैंड्स इन इंडिया। तो 6 डिकेड के बाद कोई कंबोडियन राजा भारत में विजिट करने आ रहा है। तो कंबोडियाई राजा जिनका नाम है नोरोडॉम सिहमोनी, ये दिल्ली आ चुके हैं 3 दिन के विजिट के लिए। ये मुलाकात करेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर मोदी से। इसके अलावा महात्मा गांधी को भी इन्होंने ट्रिब्यूट किया है राजघाट में, और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 70th ईयर, 70 साल कंबोडिया और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन के। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की जो कैपिटल है वो नैम पेन है। इसके अलावा यहाँ पर 2 आपको हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे रिवर और लेक के माध्यम से। एक है मैकोंग रिवर और दूसरा है टोनले शेप ग्रेट लेक, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, राइट। तो ये कुछ बातें थी अबाउट द कंबोडिया। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है नया पार्लियामेंट बिल्डिंग। फिर IIFA में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड हमने देखे ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट के बारे में। इसके अलावा डॉक्टर विजय की बुक है रिंग साइड, इसको रिलीज़ करेंगे 30 मई को शशि थरूर। फिर GH नायक जो कि एक राइटर थे, इनका निधन हो गया है मैसूर में। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी COP28 में एडवाइजरी कमेटी में शामिल होने वाले एकमात्र इंडियन बन गए। नेक्स्ट है HS प्रणॉय जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने मलेशियन मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता और ऐसे करने वाले पहले मैन बन गए हैं और तीसरे इंडियन बन गए हैं। श्री रामचरितमानस बिकम द लॉन्गेस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड। 3 इंडियन को पीस कीपर ऑनर डैग हैमर स्कॉल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नोटिफाई किया है अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस MS रामचंद्रन राव, इन्हें चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। मैग्नस कार्लसन, इन्होंने सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप पोलैंड 2023 में जीत लिया है।
फिर हमने रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में बात की, समर्थ अभियान के बारे में बात की। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है सागर परिक्रमा यात्रा फेज 6 अंडमान एंड निकोबार से 29 मई में, ठीक है, 29 मई में यहाँ पे शुरू किया गया है सागर परिक्रमा यात्रा, ठीक है, फेज़ नंबर 6 है इसका। फिर पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो पहली म्युनिसिपल बन गई है जो कि अडॉप्ट कर रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, ई रूपी को। ये कुछ बातें हमने देखी। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च अ समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन इन 50,000 ग्राम पंचायत इन लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह ने समर्थ कैंपेन की शुरुआत, समर्थ अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इन्फोसिस लिमिटेड और नेस्कॉम के साथ स्किल इन्हांसमेंट के लिए साइन किया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज ऑर्गेनाइज द योगा फेस्टिवल। तो योगा फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में हो रहा है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। इस कमेटी के हेड कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजेश गोपाल, ऑप्शन डी। भोटो जत्रा फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो भोटो जत्रा सेलिब्रेट किया गया नेपाल में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस बैंक ने सारथी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है फॉर द मर्चेंट? तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच कंट्री, किस कंट्री के द्वारा खैबर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान ने रिसेंटली इसे लॉन्च किया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो क्वेश्चन ऑफ द डे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग, जहां पर इंस्टॉल किया गया है सिंगोल को नियर राज्यसभा स्पीकर चेयर। लोकसभा की जो अब नया हॉल बनाया है उसमें सिटिंग कैपेसिटी 888 सीट की है और लोटस थीम के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है। राज्यसभा की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 384 सीट की है, जिसे पिकॉक थीम के साथ डिज़ाइन किया गया है। सिटिंग लोकसभा हॉल मतलब जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 1272 सीट्स की है। अच्छा, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलत शायद बोल दिया था, 1272 बिल्कुल करेक्ट है ना, मैंने शायद स्टार्टिंग में गलत बोल दिया, तो अगर गलत बोल दिया तो उसे करेक्ट कर लेंगे। इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया था नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जनवरी 2020 में। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आप बताइएगा। एक तो मैंने बता दिया है, ये चौथा वाला करेक्ट है ना, ये चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट आप रिव्यू कर लो और मुझे सही आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो। 1272 एक्सटेंडेड सीट हो सकती हैं, ठीक है ना। वहाँ स्टार्टिंग में शायद मैंने 1284 पता नहीं क्या 1274 बोल दिया था शायद, तो 1272 उसको कर लेंगे। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तो टेक केयर एंड बाय बाय।